आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का 35 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी इस साल क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप सभी यानी कि 400 प्लस लाना चाहते हैं तो आप सभी इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप सभी जो है ना याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। मैं आपको बायो का 35 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो इस साल हर हाल में पूछे जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। ओके, चलिए तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं ये जितने भी क्वेश्चंस लाया गया है ये फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर लाया गया है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन लाया गया है। ठीक है, तो बस आप सभी ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को याद कर लेंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन फटाफट से देख लीजिए। पूछा गया है पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए किस जीवाणु का उपयोग या फिर किस जीवाणु कोशिका को आमतौर पर मेजबान के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर एक का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्चेरिया कोलाई। ठीक है, यानी पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए जिस जीवाणु कोशिका को आमतौर पर मेजबान के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसका नाम है एस्चेरिया कोलाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन में है। पूछा गया है, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, थोड़ा इधर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछा गया मानव अपराह का कार्य क्या है। मानव अपराह का जो काम होता है वो क्या, तो याद रखिएगा वो है भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करना, भ्रूण से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना और हार्मोन स्रावित करना। ये सभी काम है किसका, प्लेसेंटा मतलब मानव अपराह का काम है। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक का एक उदाहरण है। तो जैव उर्वरक का एक उदाहरण कौन हो जाएगा, तो एजोला हो जाएगा। राइट आंसर 3 का बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत आपको बताना है किसने दिया था, तो ह्यूगो डिविरीज ने दिया था। ठीक है, उत्प्रेरण को इंग्लिश में कहते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का थ्योरी जो दिए थे वो किसने, तो वो ह्यूगो डिविरीज ने दिए थे। चलिए 5 नंबर देखिए, किस विधि में जीन की प्रतियां इन विट्रो में संश्लेषित की जाती है। देखिए कौन सा विधि है जिसमें यानी कि जीन की प्रतियां इन विट्रो में संश्लेषित की जाती है, तो 5 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पीसीआर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, पार्थेनोकॉर्पिक फल किसे कहते हैं। देखिए जो पार्थेनोकॉर्पिक फ्रूट्स होते हैं वो किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा बिना निषेचन के बनने वाले फल को ही हम लोग पार्थेनोकॉर्पिक फल कहते हैं। राइट आंसर 6 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया। देखिए नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत ये किसने दिया था, तो याद रखिएगा डार्विन जी ने दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है। देखिए इनमें से कौन है जो जीवाणु जनित रोग है, तो याद रखिएगा 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर, मानव मादा में अंडोत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। देखिए जो ह्यूमन गैमेट्स होता है तो उसमें जो अंडोत्सर्ग होता है ह्यूमन फीमेल, ठीक है, उसमें जो अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन होता है तो वो कौन से हार्मोन द्वारा स्रावित होता है, तो याद रखिएगा 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, LH हार्मोन के द्वारा यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव यानी जीएमओ का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीएमओ का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है, तो याद रखिएगा 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी मतलब पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाना, उच्च पोषण मूल्य वाले खाद्य पदार्थों को बनाना, फसल की उपज बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। देखिए भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया कब, तो 1973 में शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 11 का बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा एमआरएनए पर निहित जानकारी प्रोटीन में बदल जाती है। देखिए उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा एमआरएनए पर निहित जानकारी प्रोटीन में बदल जाता है। यहाँ पर आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, तो मैंने आपको इससे पहले वाला क्लास में बता रखा है कि आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। राइट आंसर 12 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये भी बताया हूँ आपको कि डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और जब आरएनए से अगर डीएनए बने मतलब उल्टा बने तो वो क्या कहलाएगा, तो रिवर्स यानी ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट 13 नंबर, मीथेन का उत्सर्जन कहाँ से होता है।
तो मीथेन का उत्सर्जन की बात करें तो पशुओं के जुगाली करने से, धान के खेत से, दलदली भूमि से, ठीक है, ये सभी से मीथेन का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14, भ्रूण विकास यानी एम्ब्रायोजेनेसिस के दौरान निषेचन के बाद पहला विभाजन क्या कहलाता है? तो पहला विभाजन आपको बताना है, तो याद रखिएगा वो विदलन कहलाता है, मतलब क्लीवेज कहलाता है। भ्रूण विकास जब एम्ब्रायोजेनेसिस हो उसके दौरान, निषेचन के बाद जो पहला विभाजन होता है ना वो विदलन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 15, यदि एडेनिन और ग्वानिन डीएनए में 30% मौजूद है तो यानी साइटोसिन का प्रतिशत क्या होगा? एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, टोटल कितना प्रतिशत मौजूद है? 30%। तो यहाँ पर साइटोसिन का प्रतिशत बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा 20%। ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन 30% है, ठीक है। देखिए 30% और 30% एडेनिन ग्वानिन है, ठीक है। तो यहाँ पर थाइमिन बराबर साइटोसिन होता है, ठीक है। तो 30-30 60 हो गया, ठीक है। और आपको पता है 100% में 60% माइनस हो जाएगा तो 40 होगा। तो 40 का अगर हाफ करेंगे तो 20 थाइमिन होगा और 20 कौन होगा? साइटोसिन होगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स के उत्पादन के लिए किस सूक्ष्मजीव का व्यापक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, फफूंद, मतलब जैसे पेनिसिलियम। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक कौन होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक होते हैं जीवाणु और कवक दोनों, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 नंबर, वह कौन सी प्रतिरक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है? इनमें से बताना है कौन सी इम्यूनिटी है जो जन्म के समय ही मौजूद होती है। तो 18 का याद रखिएगा सहज प्रतिरक्षा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 नंबर, अगर आप सभी पीडीएफ चाहते हैं बिल्कुल फ्री में तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 19 नंबर, सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का विकार है? सिकल सेल एनीमिया जो है वो किस प्रकार का बीमारी है? तो लिंग सहलगन प्रभावी है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखेंगे, पूछा गया है उभयलिंगा सराई पादप का उदाहरण क्या है? उभयलिंगा सराई पादप का उदाहरण जो है इनमें से कौन है? तो वो है नारियल। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस कौन होते हैं? देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जो ग्रीन हाउस गैस है ना वो है कौन? तो 21 का बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए रेप्लिकेशन में प्रमुख एंजाइम कौन सा है? डीएनए प्रतिकृति में जो प्रमुख एंजाइम होते हैं वो कौन होते हैं? तो याद रखिएगा 22 का बी हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट 23 नंबर, कॉर्पस ल्यूटियम का विकास कहाँ होता है? कॉर्पस ल्यूटियम का जो विकास होता है वो कहाँ? तो याद रखिएगा वो अंडाशय में होते हैं। राइट आंसर 23 का सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एक प्रकृति का फेफड़ा कहलाता है? प्रकृति का फेफड़ा कौन कहलाता है? टैगा वन, सवाना, अमेजोन वर्षा वन या फिर टुंड्रा? तो याद रखिएगा 24 का सी हो जाएगा, अमेजन वर्षा वन जो है वो यानी प्रकृति का फेफड़ा कहलाते हैं। देखिए 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में कौन सा वेक्टर सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? अनुवांशिक जो अभियांत्रिकी होते हैं उसमें कौन सा वेक्टर, कौन सा सदिश सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो याद रखिएगा 25 का सी हो जाएगा, प्लाज्मिड। नेक्स्ट 26, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक जलवाहित रोग है? जलवाहित रोग कौन है? तो याद रखिएगा वो है हैजा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 27 देखेंगे, पूछा गया है पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा किसने दी? देखिए जो पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा दिए थे वो कौन? तो याद रखिएगा चार्ल्स एल्टन ने दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन दे बढ़ते हैं, ओपियोइड्स ड्रग का स्रोत कौन, यानी स्रोत पौधा कौन सा है? यहाँ पर बताना है ओपियोइड्स ड्रग्स का स्रोत जो है पौधा कौन सा है? तो याद रखिएगा 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पोस्त, ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं पेपावर सेमनीफेरम। नेक्स्ट बढ़ते हैं 29, वह कौन सा कोडोन है जो प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत करता है? प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत तो आपको मैंने बता रखा है एयूजी, मतलब अगस्त से शुरू, ठीक है, ये बात याद रखेगा, अगस्त से शुरू, ठीक है। अगस्त को हम लोग शॉर्ट में एयूजी लिखते हैं, तो अगस्त से शुरू मतलब कि प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया 30 नंबर, टेस्ट क्रॉस क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो टेस्ट क्रॉस जो करने के लिए निर्धारित किया जाता है वो है जनक का यानी जीनोटाइप।
चलिए 31 देखते हैं, भारत में किस प्रकार का जंगल सबसे अधिक जैव विविधता दर्शाता है? भारत में कौन से प्रकार का जंगल है जो सबसे अधिक जैव विविधता दर्शाता है? तो याद रखिएगा वो है सदाबहार वर्षा वन। नेक्स्ट 32 नंबर, क्लोनिंग में नाभिक का स्थानांतरण किस कोशिका से किया जाता है? क्लोनिंग में जो नाभिक का स्थानांतरण किया जाता है तो वो कौन से सेल से? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, सोमेटिक कोशिका से, दैहिक कोशिका से। चलिए 33, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है? आरएनए में जो थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है? तो मैंने बता रखा है कि थाइमिन के जगह में जो पाए जाते हैं तो वो कौन? तो वो यूरेसिल पाए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 34, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया विड्सन में होती है। राइट आंसर 34 का बी हो जाएगा। 35 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए? तो याद रखिएगा डीएनए खंडों को उनके आकार के अनुसार अलग करने के लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको टोटल जो है ना क्लास 12th का बायो का 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ, ठीक है, और मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप सभी 35 में 35 सही किए होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या फिर जितना भी सही किए तो आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि 35 में आप लोग कितना सही किए, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, इसका पीडीएफ अगर आंसर की के साथ इस प्रकार चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ओके। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी को जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।